हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में आपको बताए थे कि सीटेट का सारा सिलेबस यहां पर करवाया जाएगा आपको। उसी के तहत आज के इस वीडियो में जो हमारे संस्थान में ऑफलाइन टेस्ट लिया जाता है उसमें मैथ पेडागोजी को यहां पर हम आपको बताएंगे और उसमें जितने भी इंपोर्टेंट तत्व हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस सभी चीज को हम कवर करेंगे और पूरा इसको विश्लेषण सहित इसका हम आपको उत्तर बताएंगे, पूरा व्याख्या सहित। तो साथ ही जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, ज्यादा बातचीत ना करते हुए। हम आपको बताए थे कि इससे पहले हम आपको ईवीएस का पेडागोजी दे दिए 15 नंबर का, ठीक है। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का जो 15 नंबर का होगा क्वेश्चन वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर ईवीएस का जो कंटेंट होगा वो प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए सीडीपी का भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे। इसलिए जो भी साथी नए आते हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच सके, ठीक है। ज्यादातर बातचीत करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले मैथ में कुछ चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। हमारा जो भी चीज घूमता है वो एनसीएफ पे, ठीक है। जितने भी गणित हो, कोई भी भाषा हो, उसका जो पेडागोजी घूमता है, उसका जो शिक्षण घूमता है वो कहां इर्द गिर्द घूमता है? एनसीएफ के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे इसी के इर्द गिर्द इसी के तहत पूछा गया है। अगर आप एनसीएफ जानते होंगे तो उसमें ये सारा चीज बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। और ये मैथ शिक्षण आप बच्चे को कैसे पढ़ाइएगा, कैसे सिखाइएगा, इस चीज को आपका टेस्ट लेता, आपका जांच करता है कि आप कितने परिपक्व उसमें हो पाए, जो आप बच्चे को किस तरह से अच्छा से आप सिखा सकते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित पाठ्य पुस्तक के आवश्यक अंग है। जरूर है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन यहां पर अति छूट गया है? अति आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग सभी है, ठीक है, लेकिन आपसे यहां क्वेश्चन जो पूछा गया था अति आवश्यक पूछा गया था, ठीक है। हम आपको फिर से बता दें ये सभी जो क्वेश्चन है कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है, उसके पैटर्न पर बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए कोई भी लोग वीडियो को स्किप ना करे, वीडियो को पूरा देखे। 100% उम्मीद करते हैं ये लाभ आपको जरूर पहुंचाएगा आगामी सीटेट परीक्षा में या किसी भी अन्य टेट परीक्षा में। आपको ये जहां पर मैथ पेडागोजी पूछा जाता है वहां पर जरूर आपको हेल्प करेगा ये वीडियो, ठीक है। देखिए फिर से क्या कह रहा है, गणित के पाठ्य पुस्तक के आवश्यक अंग है। इसमें से कौन कौन आवश्यक अंग है? तो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण ये भी है, अवधारणाओं का क्रमबद्धता ये भी, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना ये भी है। तीनों सही है, लेकिन यहां पर अति आवश्यक अंग कौन सा है? तो अति आवश्यक अंग हो जाएगा अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। क्या? अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। ये कैसे? जैसे देखिए कोई बच्चा लंच लाया है, अब लंच में कोई एप्पल लाया, सेब लाया, अब उसका 2 पीस है। अब उससे पूछेंगे बाबू कितना एप्पल लाए तू? वो कहेगा 1 2, इस तरह से कुछ भी कहेगा 2 गो है, 1 गो है। तो उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे, बताएंगे कि ये कितना है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस तरह से बच्चा सीखेगा, ठीक है। अब जैसे कोई एक पेन है, अब उसको ये पेन दिए पूछे कितना है, कहेगा 1 है। इस तरह से एक और दे कहेगा कितना है, 2 है। तो यही हुआ उसके व्यवहारिक जीवन में उतारना। कहीं दुकान भी जाएगा सामान खरीदने के लिए तो समझ जाएगा कि हमको सामान कितना लेना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है? अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, दीपू गणितीय प्रश्नों को हल करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुपदिकता की अधिकता है? दीपू जो है वो किसमें? गणितीय प्रश्न को, किसको? गणितीय प्रश्न को हल करने में क्या है? निपुण है। अब यहां पर आप समझिए, आप लोग सीडीपी में पढ़े होंगे हावर्ड गार्डनर का बहुपदिकता का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है, ठीक है। उसमें से भी क्या है, एक ये गणितीय। अब ये गणित का प्रश्न हल कर रही है तो जाहिर सी बात उसमें किस चीज का विकास है? तार्किक विकास है ना। तो तब तो वो गणितीय निपुण है, हल करने का बजाय निपुण पूर्ण तरह से वो हल कर लेती है।
तो ये कहा जाएगा तार्किक योग्यता का उसमें सर्वाधिक विकास है। किसका? तार्किक योग्यता का अधिकता है। अब भाषाई अधिकता किसमें होगी? जिसमें भी भाषाई अधिकता होगी वो बोलने में एक्सपर्ट होगा, वो किसी को भी किसी के सामने भी अच्छा भाषा बोल सकता है, अच्छा भाषण दे सकता है, तो क्या हो जाएगा? भाषाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक योग्यता। क्या हो जाएगा? तार्किक योग्यता। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब यहां पर आपसे कुछ भी और पूछ सकता है। आपसे मान लीजिए ये गणितीय प्रश्न ना दे करके यही पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया गया जैसे 2 जोड़ 2 या घटा भागा 2, अब इस प्रश्न को हल कर लेता है तो ये किस प्रकार की बौद्धिकता है, तो फिर भी क्या हो जाएगा? तार्किक बौद्धिकता। क्या हो जाएगा? तार्किक बौद्धिकता हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गणित में त्रुटि करना गलत है कि सही है। आप देखे होंगे कि बच्चा जब छोटा होता है, जब प्राथमिक स्तर पर होता है, तो बच्चा अधिकतर गलती करता है और उस गलती करने से सीखता भी है गलती। जब आप उसको गलती करके लाया तो आप उसको फिर कहते फिर से बनाने के लिए, तो बच्चा फिर से सही करके लाता है। हालांकि कुछ बच्चे 2-4 बार गलत करते हैं लेकिन फिर से क्या कुछ न कुछ सही हो जाता है। ठीक है, तो वो सही है, गलत करना सही है, ताकि आप भी तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं आखिरकार बच्चा कहां तक पहुंच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या उसमें कमी रह जा रही है हमें सिखाने में। तो आपको इस चीज का जानकारी का पता लगेगा। साथ ही साथ बच्चे की रचनात्मकता का पता चलेगा, कितना बच्चा सोच पाता है, कितना अच्छा कितना बड़ा सोच पाता है, कितना क्रिटिकल सोच पाता है, आपको इस चीज की भी जानकारी पता चल जाएगा। इसलिए इस पढ़ते ऑप्शन क्या कह रहा है? गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं। त्रुटि का स्थान है। त्रुटि से बहुत सारी चीज सीखते हैं, अनुभव मिलता है बच्चे को, त्रुटि करने से अनुभव मिलता है। अब त्रुटि करने के कई गुण हो सकते हैं, तथ्यात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ गुण हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं की किस प्रकार रचना करते हैं। क्या? किस प्रकार रचना करते हैं। यह सही है आपका, दूसरा नंबर से हो जाएगा। क्या? क्योंकि यह बोध कराती है। क्या बोध कराती है? बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। यह सही आपका सटीक ऑप्शन है। लेकिन समझिए फिर से इसको क्या कर रहा है, किस चीज का बोध कराती है? तो सटीकता का। किसका? सटीकता का, अवधारणा की सटीकता का बोध कराती है, और उसके तार्किक योग्यता की, तार्किक क्षमता का भी बोध कराती है हमें, जो कितना प्रकार कितना अच्छा से हल कर पा रहा, सोच पा रहा है। ठीक है, क्या गलती कर पा रहा है, हमें यह अनुभव मिलता है। अगला ऑप्शन कह रहे गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती नहीं। त्रुटियां लापरवाही नहीं दर्शाती है। सही है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती है। क्या आपको लगता है कि आप भी जब छोटे थे तो आप जब गलती करते थे क्या उसमें अंक मिलता था? क्या उससे अंक का फीडबैक मिलता था? क्या नहीं, उससे अंक का फीडबैक नहीं मिलेगा। गलती करने से आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलेगा। आप भी अभी बड़े हो गए, लेकिन आप भी जब क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं तो आपसे भी गलतियां होती हैं, और उस गलतियां को जब फिर से आप दोहराते हैं कहीं ना कहीं आप सीखते हैं। ठीक है, इसलिए गलती करना क्या है? त्रुटि नहीं है, बाधा नहीं है, एक संसाधन है। त्रुटि को क्या मानना चाहिए? एक संसाधन मानना चाहिए। क्या? संसाधन मानना चाहिए। एनसेप 2005 के तहत ये कोई गलती करता बच्चा तो त्रुटि नहीं है, वो क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी कि रचनात्मकता का बोध कराती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है। क्या? 1/10 1/100 से बड़ा है। कौन बड़ा है? 1/10 बड़ा है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि कौन सा इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा टीएलएम इसमें सर्वाधिक उपयुक्त है? आप लोग जब मैथ शिक्षण पढ़ रहे थे या डीएलएड का ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि टीएलएम, टीचर लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो ये संसाधन है। अब इसमें सबसे अच्छा संसाधन कौन आपसे पूछा जा रहा है? क्या डायस ब्लॉक है, संख्या चार्ट है, गिनतारा है, या वर्गीकृत ग्रिड है? वर्गीकृत ग्रिड में भी क्या 10 10x10 मतलब 10 गुना 10 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड है। समझिए डायस ब्लॉक में, ये डायस ब्लॉक तो ठीक है समझ सकते हैं, आपको डायस ब्लॉक इस तरह से होता है, सॉरी
इस तरह से रबर लगा होता है उसमें, तो इस तरह से डेंस ब्लॉक होता है, लेकिन इससे आप भिन्न की अवधारणा को नहीं समझा सकते हैं। संख्या चार्ट इसकी सहायता से भी आप नहीं समझा सकते भिन्न की अवधारणा को। गिनतारा से, हालांकि गिनतारा से तो जोड़ घटाव आप बच्चे में सिखाते हैं, लेकिन 10 into 10 ग्रीड वर्गीकृत में आप इसको भिन्न की अवधारणा को 1/10 और 1/100 को आप समझा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 10/10, अगर मान लीजिए 10 क्या ऊर्ध्वाधर रेखा और 10 क्या क्षैतिज रेखा है, तो कुल मिलाकर कितना रेखा हो जाएगा? कुल मिलाकर कितने बॉक्स हो जाएंगे? 100 बॉक्स होंगे। अगर मान लीजिए उसको हम 10 से भाग करते हैं, कितना? पूरा पूरी एक डब्बा हो जाएगा, नहीं होगा? पूरा पूरी कितना? एक डब्बा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 100 से भाग करते हैं, कितना से? तो 100 से अगर हम भाग करेंगे तो केवल और केवल कितना होगा? तो एक डिब्बा बड़ा होगा। तो आप बताइए, यहाँ पर बच्चा समझ जाए कि नहीं, एगो इसमें एक ही को रंगाया हुआ है, लेकिन इसमें 10 को रंगाया हुआ है, दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है बच्चा समझेगा कि 10 वाला ज्यादा बड़ा बड़ा है। इसमें क्या हो जाएगा? डाइंस ब्लॉक जो सॉरी वर्गीकृत ग्रिड जो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। सो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 या 2 उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? समझिए क्या कह रहा है आपसे। 2 मान लीजिए आपके पास अभी फोन है और मेरे पास यहां पर बोर्ड है। अगर आपसे कहा जाए कि दोनों की तुलना कीजिए, दोनों में से क्षेत्रफल किसका बड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा? क्या कहिएगा कि जाहिर सी बात है इस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या बड़ा है। तो आप क्या किए? अवलोकन किए या प्रेक्षण किए या आकलन किए? क्या किए आप? तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं 2 वस्तुओं के बीच, तो हम क्या कर रहे हैं? अवलोकन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवलोकन कर रहे हैं। दोनों के बीच हम डिफरेंस ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अवलोकन हो जाएगा। इसमें देखिए अपरमाणिक इकाइयों का प्रयोग। आप अपरमाणिक इकाइयों का प्रयोग जब प्रारंभ में बच्चा ज्यामिति सीख रहा होता है तब हम सिखाते हैं, ये प्रारंभ में। ठीक है, ये कब? प्रारंभ में सिखाते हैं इसको, प्रारंभ में ही अपरमाणिक इकाइयों से सिखाया जाता है। उसके बाद परमाणिक। अब ये आपको समझ में कोई मस्तिष्क में आ रहा होगा कि अपरमाणिक इकाई होता क्या है। जाहिर सी बात है। अब देखिए अपरमाणिक इकाई है क्या। आप देखेंगे बच्चा में 1 बित्ता 2 बित्ता, 1 हाथ 2 हाथ, 1 बीघ 2 बीघ, इस तरह से मापा जाता है। आप जब बच्चे का यानी कि क्लास 1 2 का देखिएगा बुक पलटिएगा, 3 का जब बुक पलटिएगा तो उसमें दिया जाता है 1 लेंथ, 1 गज, 2 गज, 1 मील, 2 मील, ये क्या? अपरमाणिक है। लेकिन आपसे जो कहा जाए 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ये क्या है? ये परमाणिक है। ये क्या है? ये परमाणिक है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या सिखाया जाएगा? अपरमाणिक सिखाया जाएगा, उसके बाद परमाणिक चला जाएगा। लेकिन उसके बाद आकलन। आकलन मतलब होता है जांच करना। तो क्या आप यहां पर जांच कीजिएगा उसका? नहीं, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। ये प्रेक्षण, इसका मतलब होता है अवलोकन। क्या? अवलोकन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेक्षण हो जाएगा। अध्यारोपण नहीं, आप किसी के ऊपर अध्यारोपित तो नहीं कर सकते कि ये बड़ा है और ये छोटा है। हम कहेंगे आपका मोबाइल छोटा है और ये बोर्ड बड़ा है, ये जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हम बोर्ड कहेंगे आपका मोबाइल बड़ा है लेकिन बोर्ड छोटा है, ये जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेक्षण हो जाएगा या अवलोकन। अगर ऑप्शन में अवलोकन मिले या प्रेक्षण मिले तो दोनों में से देख लीजिएगा क्या मिलता है आपके पास। ये हम आपको पीछे करीब एक वीडियो में बताए थे कि सीटेट क्या है? भाषाओं का खेल है। क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत फंसाता है हमें। क्वेश्चन ज्यादा भारी टफ नहीं होता है, हमें उसका लैंग्वेज फंसाया जाता है, लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां हैं बच्चों को किस तरह मदद करती है। अब पहले सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है क्या? नहीं, अब पहले से बच्चे के रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, उसके कौशल को बढ़ा सकते हैं, उसके हल करने के कौशल को बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। नहीं, क्या आप पहले का प्रयोग इसलिए करते हैं कि कक्षा में प्रतिभा संपन्न जो अधिक प्रतिभाशाली है, जो हर एक चीज में संपन्न है, उसका पता चले? नहीं, केवल और केवल उसके लिए नहीं करते हम लोग। इसका तो प्रतिभा संपन्न करने के लिए तो पता करते ही नहीं है, हम पहले उसके लिए लगाते ही नहीं है। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, क्या? विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ये भी नहीं है आपको विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में भी नहीं, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में। अगला समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी सही लग रहा था आपको, ये भी सही लग रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा। अच्छा, आपके पास अगर ये अभी तक पीडीएफ नहीं पहुंचा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक, वहां टेलीग्राम पर पूरा 150 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ डाला गया है। संस्कृत
सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का भी, ठीक है, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है लर्न विद ज्योतिष, आपको सर्च कीजिएगा, वहां पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन कह रहा था समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, क्या आप पहली जब देते हैं तो बच्चा को सिर्फ समस्या सुलझाने के आप उसको परखते हैं क्या, किस तरह से बच्चा देख रहा है आपका जवाब दे रहा है, सिर्फ उसी को देखते नहीं, आप उसके कौशल को बढ़ाते हैं, आप उसके बच्चा कैसा जवाब दे रहा है उसको प्रोत्साहित करते हैं, शाबाशी देते हैं, ताकि क्या करे बच्चा और भी रचनात्मक बन सके, उसका तार्किक विकास और भी हो सके। अगला है समस्या सुलझाने कौशलों को प्रोत्साहित करने में, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा, समस्या को प्रोत्साहित करने में, समस्या सुलझाने के तरीके को प्रोत्साहित करने में, ठीक है। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा जरूर। अगला क्वेश्चन है गणितीय संरचना, सॉरी यहां पर संचारण नहीं होगा, संचार होगा, ये संचारण नहीं होगा, संचार। गणितीय संचार उल्लेख करता है, संचार मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक चीज से दूसरी चीज के बीच जाना, मेरे से आप तक जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, संचार हो रहा है, ठीक है। अब इस संचार का मतलब क्या होता है, चर्चा करना, बातचीत करना। अब गणित में संचार का क्या महत्व है, अब बच्चे जब बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अब जैसे क्लास में जब आप असेंबली होता है तब आप वहां पर उसको काउंटिंग करवाते तक, ताकि बच्चा क्या हो, बोले और सीखे, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने में, क्या संगठित करने में, समाहित और संगठित करने में, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने में। आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्या गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने मतलब क्या, इसको एक साथ, विचार कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, उसको एक साथ करना, उसको संगठित करना, उसको एक साथ तोड़ मरोड़ के एक साथ लाना और फिर उसको लागू करना बच्चे के ऊपर, ताकि बच्चा अच्छा से तार्किक रूप से सीख सके। दूसरा ऑप्शन क्या आपका, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, नहीं ये नहीं होगा, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता नहीं। गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, यह संचार का उल्लेख नहीं है। गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, यह भी आपका उल्लेख नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ठीक है। यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए जब बड़ा प्रश्न मिले तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, कुछ गलतियां हमें प्रश्न करवा देती है, क्योंकि बड़ा देती है, हम ऊपर से पढ़ते हैं नीचे तक, नीचे आते आते तक ऑप्शन पढ़ते पढ़ते तक हम क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप छोटा छोटा करके उसको पढ़िए, ताकि क्या हो कि आप जब प्रश्न पढ़ रहे हो तो आपको ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते प्रश्न याद रहे और आप गलती ना करें। क्योंकि हम हड़बड़ी में होते हैं, हमारे पास केवल और केवल 150 मिनट ही होता है और 150 क्वेश्चन भी हल करने होते हैं, और मेरे मस्तिष्क में ये होता है कि समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। इस कारण जल्दी जल्दी बाजी में हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, और एक दो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे कैसे, जैसे एनसीएफ 2005 के अनुसार अब क्या प्राथमिक विद्यालय में, क्या कहां पर, प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य किस चीज का, तो गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। ये नहीं वाला पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत गलती करवाता है नहीं वाला। क्योंकि आप पढ़िएगा कौन सा है और इसमें से कोई एक टिक कर लीजिएगा, लेकिन इसमें 3 सही है और सिर्फ एक गलत है, तो आपका गलती हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा नहीं वाला पे। पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। अच्छा जानते हैं एनसीएफ 2005 जो कहता है बच्चे के विचारों को गणितीकरण करना, मतलब क्या, गणित के रूप में उसको बनाना। गणितीकरण का मतलब क्या हुआ, गणित के रूप में उसको, उसके सोच को विकसित करना, उसको तार्किक रूप में विकास करना, उसके सोच को तार्किक रूप देना। ये क्या कहलाएगा, हमारा गणितीकरण कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें जाहिर सी बात है गणित में उच्चतर पढ़ाई करने की, यानी कि करने की तैयारी। क्या आप जब बच्चा को, आप क्लास 1 का बच्चा है, मान लीजिए क्लास 1 का बच्चा, आप उसको क्या क्लास 10th का या क्लास 5 का एक चीज पढ़ाइए क्या, कि उच्चतर तैयारी करना नहीं है, आप उसको उसके आयु के अनुरूप पढ़ाना है। अगर मान लीजिए
इसका एनसीएफ 2005 कहता भी है कि इसमें क्या क्या होनी चाहिए, तो आयु को मद्देनजर, ठीक है ना, आयु के मद्देनजर सिलेबस इसका होना चाहिए। और क्या, तो इसका जो है सिलेबस कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गणित में उच्चतर पढ़ाई करने की तैयारी करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित, क्या प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे अधिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, आपसे कहां पर, तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो इसमें से विशेषता है वो कौन सी है। विशेषता सभी है लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी विशेषता, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपके पास सभी विशेषताएं हैं लेकिन इससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो पूछा गया है वो, क्या आपको यह पता नहीं है कि संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए। सबसे पहले जोड़ सिखाना चाहिए, उसके बाद घटाओ। क्या आप पहले घटाओ सिखा सकते हैं, उसका जोड़ सिखाइएगा नहीं, ये श्रेणीबद्ध होना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पर जो कह रहा है संकल्पनाओं का जो यानी कि जो संकल्पना होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये पेन है, अब बच्चे को बताएंगे कि ये क्या है, पेन है। अब बच्चा देखेगा ये पेन है, अब एक पेन है, इसी तरह 4 पेन दे दिए उसको, तो कुल मिलाकर गिरेगा 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन 5 पेन, तो ये क्या हुआ, मूर्त हो गया। जैसे आप देखे होंगे बच्चे का जो सिलेबस होता है उसमें फूल बनाया जाता है, इस तरह से फूल बना होता है, और क्या हो, 1 2 उसको काउंटिंग करने के लिए कहा जाता है, तो ये क्या हो गया, मूर्त हो गया। अब उसके बाद अब ये क्या कह दिया जाता है कि फिर फूल बनाने के लिए, अब यहाँ पर 4 लिख दिया गया, अब ये फूल बनाने के लिए कहा गया उसको। अब वो कितना फूल बनाएगा, 4 फूल बनाएगा, तो यही हुआ क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीकरण सही है। किसका, ज्यामिति का। अब ज्यामिति जब प्राथमिक स्तर बच्चा होता है उसमें ज्यामिति का विकास किस स्तर पर किया जाना चाहिए, किस चरण से किया जाना चाहिए। सबसे पहला चरण क्या होगा, तो प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या मतलब, क्या हो गया, उसके मानसिक चित्रण का विकास करना, मस्तिष्क में उसको नए नए चित्रों को देना, उसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, क्या ये बोर्ड है, अभी इसको बताएंगे कि ये किस आकार का बोर्ड है, आयताकार का बोर्ड है। जैसे वो बिस्किट खाता है बच्चा, तो उस बिस्किट को बताएंगे किस आकार का है, तो आयत के आकार का है, चतुर्भुज है वो। अब समोसा खाता है बच्चा, तो समोसा कह देंगे क्या है, तो समोसा त्रिभुज है। लिट्टी खाता है, लिट्टी कह देंगे क्या है, गोल गोल क्या होता है, सर्कल। तो इस तरह से बोला हुआ तो बच्चा समझेगा और सीखेगा भी, और उसको मस्तिष्क में याद रहेगा। और फिर जब अगले स्टेज में जाएगा उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसकी परिभाषा को बताया जाएगा, ठीक है। फिर उसका जाएगा तो औपचारिक हो जाएगा, फिर अनौपचारिक होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मानसिक चित्रण सही है, और नहीं, मानसिक चित्रण के बाद उसका विश्लेषण होना चाहिए। मानसिक चित्रण है, विश्लेषण है, ठीक है। अनौपचारिक नहीं, पहले औपचारिक निगमन होना चाहिए, उसके बाद फिर अनौपचारिक होना चाहिए। यहाँ पर तो ये गलती है। तो पहले मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। तो याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मानसिक चित्रण हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, उसके बाद औपचारिक निगमन हो जाएगा, उसके बाद अनौपचारिक निगमन होगा। समझ में आ गया। सबसे पहला क्या, मानसिक चित्रण, उसके बाद क्या, विश्लेषण हो गया, उसके बाद क्या हो गया, औपचारिक निगमन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अनौपचारिक निगमन हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। 3 गलत है और 1 सही है। कह रहा है संख्या 9 के बाद 0 का परिचय दिया जाना चाहिए। क्या संख्या जब 1 से लेकर के बच्चा 9 तक का सीख गया उसके बाद 0 का परिचय देना चाहिए। अब इस परिचय देने का मतलब क्या, उसके मस्तिष्क पर उसका चित्र बनाना चाहिए। अब जैसे देखिए ये क्या, 1 अंक है ना। अब मतलब बच्चा तो जब आप देखे होंगे मौखिक रूप से बच्चा बहुत जल्दी बोलना प्रारंभ हो जाता है,
बोलना प्रारंभ कर देता और उस बोलता भी 1 2 3 4 5, लेकिन बच्चा पहचानता नहीं, उस चित्र को पहचानता नहीं कि 1 कहते किसको है। वो बच्चा पढ़ तो लेता है 10, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि 10 होता क्या है। ठीक है, तो इसी चीज को हुआ जो बताना कब इसको बताया जाना चाहिए। आपको दूसरा कर स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। जब आप स्थानीय मान सिखा रहे हो तब शून्य का परिचय दीजिएगा, तब तो बहुत लेट हो चुका रहा होगा। कह पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, नहीं, प्रथम संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद गणित का शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको किस चीज का वीडियो अगले इसमें कमेंट बॉक्स की जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए। ठीक है, उस पर हम आपको अगला वीडियो जरूर बना के देंगे। अगला क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का योजना बनाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर अभी आधा पूछा है, हो सकता है 1/3 पूछ दे, 1/4 पूछ दे। सीटेट में 1/4 पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट का 1/4 बताने के लिए। अब किस तरह का अवधारणा बनाएगा, किस तरह का योजना बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित हो। नहीं, सबसे पहले आप बच्चे को चित्र दिखा दीजिएगा, इसमें आधा प्रदर्शित है, बच्चा समझ जाएगा क्या। नहीं, उसको पहले प्रत्यक्ष रूप में दिखाइए। क्या अभी बताए थे, क्या मानसिक चित्र में पहले प्रत्यक्षीकरण, फिर ना उसके बाद अगला हुआ प्रत्यक्षीकरण। मतलब क्या, उसको प्रत्यक्ष रूप में दिखाइए। कोई फल लिया बच्चा, सेब ही खा रहा है, उसको मान लीजिए एप्पल सेब खा रहा है, उसको सेब को आधा कर दीजिए 2, तो बच्चा क्या करेगा, उसको आधा आधा करेगा, 1 2 हो जाएगा, तो कहेगा कि 2 हो गया, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आधा का संकल्पना बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें कहां है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे विभाजित करता है। तो ये सबसे पहला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। मूर्त पदार्थ को क्या होगा, पहले उसको विभाजित किया जाएगा। कुछ भी मूर्त पदार्थ हो सकता है, जरूरी नहीं कि फल हो, फूल हो। आपके पास कॉपी किताब है, उसको भी कर सकते हैं, उसको आधा बोर करके दिखा सकते हैं कि क्या है, आधा हो गया। ठीक है, आगे जो होगा वो चित्र दर्शाएगा, क्या हो जाएगा, चित्र दिखाएगा जिसमें आधा प्रदर्शित क्या होगा। तो दूसरा नंबर पर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कहानी या शब्दों का प्रयोग करके आधा प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये 3 नंबर पर हो जाएगा। उसका चौथा नंबर पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। तो देखिए कहां पर है, 1 यानी कि 3 1 यहां पर है, और कहीं 3 1 नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर से आपका हो जाएगा। चूंकि देखिए सबसे पहले क्या दिखाएंगे, मूर्त पदार्थ को दिखाएंगे। सबसे पहले क्या, मूर्त पदार्थ को दिखाएंगे, उसके बाद क्या, उसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे। फिर क्या, उसको शब्द के द्वारा बताएंगे कि आधा है, और उसके बाद क्या, उसके बाद उसको दिखाएंगे कि ये चिन्ह बनाएंगे, क्या ये क्या है, 1/2 है, यानी कि आधा है। 0.5 का आधा है, तो ये उसको चित्र यानी कि अंक बताएंगे। ये सबसे लास्ट स्टेज हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को इतना सारा समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल जरूर लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और भी अगर कोई कमी रह जाए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।